हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। ओके, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स का मतलब सबको पता है, मैं नहीं बताने वाली। और पैनकेक्स का मतलब क्या है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप इसका चैप्टर ये वाला आप पढ़ोगे। ओके, इसके टुकड़े मत कर देना, पैन और केक्स को अलग कर करके, है ना। पैन ये वाला जिसमें आमलेट बनता है वो, और केक्स वो केक खाने वाला, उसका इस वर्ड का इन दोनों से, पैन और केक से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलो पैनकेक क्या है उसके लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर। Okay, let's get started. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. तो pancake क्या है? Pancake का मतलब है एक मेकअप बनाने वाली, जो मेकअप का सामान होता है वो बनाने वाली कंपनी, उसका ब्रांड का नाम है। किसका नाम है? तो आप लोगों को ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज पैनकेक। पैनकेक क्या है? पैनकेक क्या है? पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम, एक ब्रांड का नाम है, एक कंपनी फर्म का नाम है, ब्रांड का नाम है जो क्या करती है, जो मेकअप का सामान बनाती है। मेकअप सौंदर्य प्रसाधन, इतना अपन को हिंदी नहीं पढ़नी यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, बच्चे वैसे मेकअप का मतलब ज़्यादा जानते हैं सौंदर्य प्रसाधन के बजाय, है ना। तो पैनकेक है एक मेकअप के आइटम बनाने वाली कंपनी, जो जेमिनी स्टूडियो में सामान आता था मेकअप का, ट्रक लोड्स मतलब ट्रकों के भराव, मतलब ट्रक भर भर के जो सामान आता था मेकअप का, उस ब्रांड का नाम है पैनकेक। ओके, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गार्बो एक स्वीडिश एक्ट्रेस का नाम है ना, मतलब काफी पॉपुलर है। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। वैजंती माला must also have used it, but रति अग्निहोत्री may not have even heard of it. अब ये यहाँ पे इनका नाम लेके ये कहना चाहते हैं कि जो भी पॉपुलर हीरोइन होगी, गौहर, वैजंती माला, उन्होंने ज़रूर पैनकेक नाम के ब्रांड का मेकअप करवाया होगा, लेकिन जो थोड़ा कम फेमस है, कम पॉपुलर है, जो इतनी हीरोइन जो जिसकी फिल्में नहीं बनती, जैसे रति अग्निहोत्री, है ना। आप लोगों ने सुना इसका नाम? हाँ, वही तो, कोई नहीं, ज़्यादा लोग नहीं जानते इनके बारे में। तो इन लोगों ने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि पैनकेक जो ब्रांड है उसका मेकअप यूज़ करना बहुत गर्व की बात है। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. ये जो जेमिनी स्टूडियो में, अपस्टेयर मतलब ऊपर, सीढ़ियों में ऊपर के फ्लोर के ऊपर, फ्लोर पर उस बिल्डिंग में, वहाँ पे क्या था, जेमिनी स्टूडियोज का क्या था, मेकअप डिपार्टमेंट था। ये जो फिल्में बनती है ना, वो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा काम है, कितना इजी है नहीं एक्टिंग करना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। हजारों लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, हजारों तरह के काम होते हैं, उसके पीछे मेहनत होती है ना। वो कभी आपको मौका मिले स्टूडियो में जाकर देखने का, है ना, तो आप देखना। तो वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर एक काम के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो सैकड़ों काम होते हैं। हेयर स्टाइलर्स अलग होता है, मेकअप मैन अलग होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर अलग होता है ना। इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो जेमिनी स्टूडियो का कहाँ था? जो रॉबर्ट क्लाइव है, नाम सुना होगा आपने, बंगाल का गवर्नर था, हिस्ट्री का पार्ट है ना। बंगाल का गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये जो पूरी बिल्डिंग है उसका अस्तबल हुआ करता था, है ना। अस्तबल का मतलब जानते हो, जहाँ पे घोड़े रखे जाते, तो ये उसका अस्तबल हुआ करता था। अ डजन अदर दैट वाज द अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। और दर्जनों और बंगाल में अन्य जो इमारतें हैं वो सब क्या कही जाती है, रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस, मतलब उनका घर कही जाती है। मतलब उसके इतने सारे घर है हर कहीं, क्योंकि वो गवर्नर था, है ना, और अंग्रेजों का शासन था, हम लोग तो गुलाम थे। तो जहाँ देखो उसने अपने बंगले ही बंगले बनाए, है ना, हर जगह हर बिल्डिंग में उसका एक न एक घर होता था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टेज इन मद्रास। मद्रास में चूंकि वो बहुत कम रहे, लेकिन मद्रास में भी उसने बहुत सारे घर अपने नाम कर लिए थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. जॉर्ज के इस चर्च, मद्रास के इस चर्च में, कौन सा चर्च, सेंट जॉर्ज, है ना, इस चर्च में उन्होंने क्या किया, शादी की। उसके अलावा उन्होंने दूसरा काम क्या किया, इम्पॉसिबल फाइट्स, जो बहुत असंभव युद्ध थे, है ना, भारी बड़े युद्ध, कहाँ पे लड़े उन्होंने, रिमोट कॉर्नर, भारत के दूर दराज इलाकों में, हर कोनों में उसने एक न एक युद्ध
लड़ा हुआ था, इतना रॉबर्ट क्लाइव जो है वो क्या था, फेमस था, है ना। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप रूम है उसको उसको देखकर कैसा लगता था, जैसे ये अपन वो नाई की दुकान हो, नाई की दुकान पे बैठते हैं ना, इधर वो लट्टू लगे रहते हैं, है ना, कांच के चारों तरफ, और यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं और इधर कपड़ा डाल के फिर वो आपकी नाई बाल काटता है, थोड़ा सा वैसा लुक था मेकअप, मेकअप रूम था जो सैलून के जैसा लगता था, है ना। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन, आपने देखा ही होगा जो नाई की दुकान होती है वहाँ पे ऐसे ऐसे कांच लगे होते हैं ना, मोस्टली ज्यादातर में लगे होते हैं, किसी किसी में नहीं लगे होते। They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. अब आप सोच सकते हो कि ये जो लाइट्स है वो कितनी रोशनी और कितनी गर्मी पैदा करती होगी। वो लट्टू वो पीले वाले लगे होते हैं अक्सर यहाँ पर, है ना। तो इसके पास में हम बैठेंगे तो कितनी रोशनी, चकाचौंध और कितनी गर्मी का एहसास होता होगा। कितना मुश्किल होगा यहाँ पर बैठना। हमें लगता है कि वाह इनको क्या काम है, कितना ईजी काम है, अच्छा खासा कोई दूसरा बंदा आ रहा है, मेकअप कर रहा है, मौज है इनके तो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है ना। तो वहाँ पे इन इन बल्ब जो यहाँ पे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई, इनकी जो भयंकर रोशनी बहुत तेज और उसकी गर्मी को सहन करना पड़ता था। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई बंगाली। जो इस डिपार्टमेंट का हेड है वो पहले एक बंगाली था। हु बिकेम टू बिग, जो बहुत बड़ा बन गया था, फॉर स्टूडियो एंड लेफ्ट। स्टूडियो में काम करना मतलब काम कर करके वो इतना बड़ा बन गया था कि अब वो स्टूडियो से बड़ा हो गया था, अब वहां पे काम करना उसको छोटा लगने लगा था, तो वो चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। बंगाली के बाद कौन आया, एक महाराष्ट्रियन आया, यानी महाराष्ट्र का रहने वाला। हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कनाडिगा, है ना। धारवाड़ का जो रहने वाला था उसके द्वारा वो असिस्ट किया जाता था, मतलब इसका जो असिस्टेंट था वो कौन था, वो धारवाड़, है ना, धारवाड़ का कोई कन्नड़ा का था, धारवाड़ का था, उसके द्वारा असिस्ट किया गया। और फिर आंध्र का कोई कन्नड़ व्यक्ति था, वो उसके बाद आया। मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और उसके बाद कौन आया, एक मद्रास का जो एंग्लो इंडियन था, मतलब इंडियन क्रिश्चियन था, सॉरी जो क्या था, इंडियन क्रिश्चियन था, जो भारत का एक क्रिश्चियन था। एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल, और उसके बाद में जो एंग्लो बर्मीज था वो आया, और वहाँ पे जो कुछ लोकल तमिल थे उन्होंने भी वहाँ पर काम किया। तो इतने सारे अलग अलग भारत के कोनों से अलग अलग लोग आते थे और उस स्टूडियो में काम करते थे, मतलब वो पर्टिकुलर किसी का नहीं था, वो सबका था। भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से, राज्यों से वहाँ पे लोग आके काम करते थे, मतलब इतनी वेराइटी थी वहाँ पे। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR, All India Radio, and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. तो ये सब चीजें क्या दिखाती है, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के पेपर में। कैसे जो है राष्ट्रीय अखंडता, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब वो ये हमारी जीवन का हिस्सा बनने, है ना, उससे पहले ही राष्ट्रीय एकता थी, राष्ट्रीय एकता अखंडता थी यहाँ पर। कैसे, तो आप ये लिखोगे कि जेमिनी स्टूडियो में महाराष्ट्रियन काम करता था, धारवाड़ का, कन्नड़, आंध्रा का, मद्रास का, है ना, इंडियन क्रिश्चियन था वो काम करता था, एंग्लो बर्मीज आया था काम करने के लिए, और वहाँ पे लोकल तमिल्स भी काम करते थे। तो देश के विभिन्न भागों के लोग वहाँ पे एक साथ काम करते थे, है ना। राष्ट्रीय एकता अखंडता थी तभी तो करते थे, वरना वो बोल देते नहीं ये तो बंगाल है तो यहाँ पे तो सिर्फ बंगाली आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऑल इंडिया रेडियो पर जो भाषण शुरू हुए ना कि राष्ट्रीय एकता अखंडता रखनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे पहले ही यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। हाउ, कैसे, बताओ। तो आपको ये बताना है कि इस वजह से। This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent-looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potion and lotions. अब राष्ट्रीय अखंडता में बंधे ये जो मेकअप करने वाले ये सारे लोग आए हैं ना, जो भी वहाँ पे काम करते थे, है ना, ये जो पूरा इनका ग्रुप था, ये इनकी जो गैंग थी, वो किसी भी अच्छे भले दिखने वाले आदमी को भारी मात्रा में पैनकेक मेकअप का सामान, अगर आपको ये पूछा जाए कि पैनकेक क्या है, तो ये मेकअप का सामान बनाने वाली एक कंपनी, एक ब्रांड का नाम है पैनकेक, ठीक है। तो उनको पैनकेक चौपड़ चौपड़ के
है ना, लगा लगा के उनके चेहरे पोत पोत के पैनकेक। और दूसरी जो चीज़ें हैं लोकली, क्रीम व्रीम पाउडर वाउडर सब, है ना, क्रीम और द्रवों के द्वारा क्या करते थे, भद्दे और लालिमा युक्त भयावह, क्या, हाइडियस क्रिम्सन, भयावह दैत्य में बदल सकते थे। किसी भी भले आदमी को वो हिडियस क्रिम्सन, एक भयावह दैत्य में बदल सकते थे। मॉन्स्टर का मतलब दैत्य, है ना, युड मतलब लालिमा युक्त, क्रिम्सन का मतलब होता है लालिमा युक्त, हिडियस ह्यूड मॉन्स्टर, एक भयावह दैत्य में बदल सकते थे उनको, उनके चेहरे पोत पोत के। जैसे वो नहीं बनते रामलीला का, और वो जो होता है मंचन होता है उसके अंदर रावण को बनाया है, तो सेम वो ऐसे लगता है जैसे रावण साक्षात उतर के आ गया वो धरती पर। नहीं, वो सब मेकअप का कमाल है ना। तो वैसे ही वो किसी को भी रावण बना देंगे, मेकअप कर करके वो किसी को भी राम बना सकते हैं। ओके, those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors। वो दिन थे जब ज़्यादातर शूटिंग भारत में, इंडोर का मतलब होता है अंदर, जहाँ पे भी जिस सिटी में भी हो रही है, या फिर मेनली भारत में ही होती थी। बाहर आउटडोर आजकल होता है ना, इसकी करण जौहर की मूवी स्विट्जरलैंड और, है ना, लंदन पेरिस, और यहाँ पर ज़्यादातर आजकल तो सारी फिल्में वैसे आउटडोर होती है। तो वहाँ पे उस वक्त इतना पैसा था नहीं, तो इंडोर ही होती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। अब लेखक कहता है, राइटर कहता है, मुझे लगता है कि फिल्म में प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल का मतलब दर्शनीय, जिसे लोग देख के खुश हो, अच्छा लगे, है ना, खूबसूरत दिखे, इसके लिए सेट और स्टूडियो के प्रकाश में लड़कियों तथा लड़कों को भद्दा दिखाने की जरूरत होती थी। अर्थात भद्दे मेकअप के बाद वे फिल्म में सुंदर दिखाई देते थे। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है उनको बहुत ही भारी भरकम, मतलब कार्टून जैसा है, अगर वो बाहर मेकअप करेंगे तो फिल्म जब कैमरा चालू होगा और फिल्म में जब वो दिखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। ओके, अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। और मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम, है ना, एक बड़ा अफसर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सीनियर, वो होता है ना इसका जूनियर वो, और फिर सबसे लास्ट में जो सबसे जूनियर होता है वो उसका नंबर, है ना, बॉस बॉस बॉस, यहाँ पे इसका बॉस और ये इसका बॉस। तो ये जो पदानुक्रम है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता था वहाँ पे, है ना। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। अब थोड़ा सा व्यंग्य रूप में राइटर बोल रहा है, जो मुख्य मेकअप करता था, जो सबसे सीनियर था, बॉस जो था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो किसको अगली बनाता था, भद्दा किसको बनाता था, जो हीरो हीरोइन होते थे, जो मेन लीड होते थे ना, जो फिल्म में हीरो हीरोइन की भूमिका कर रहे हैं उनको। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उसका जो सेकंड होता था, जो सीनियर था सब में, द सेकंड, वो किसको करता था, जो हीरो हीरोइन के बाद में दूसरे नंबर पर जो जिनका लेवल होता था ना फिल्म में, जो काम होता था, उनको वो भद्दा बनाने का काम करते थे। फिर उसके नीचे जो जूनियर असिस्टेंट था, है ना, द मेन कॉमेडियन, वो किसको करता था, जो वहाँ पे जोकर का काम करता था। जोकर या हंसाने का, एक हर मूवी में होता है ना जो कोई न कोई एंटरटेन करने का काम करता है। जैसे ज़्यादातर मूवीज में कौन होता है, जॉनी लीवर होते हैं, है ना, और राजपाल यादव है ना, ये सब कॉमेडियन होते हैं हर मूवी में लगभग, है ना। तो उनका मेकअप करने का काम तीसरे जूनियर असिस्टेंट का होता था, एंड सो फोर्थ। और आगे ही इसी तरह जो पीछे डांस करने वाले होते हैं, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये नाच रहे हैं, ये पहली लाइन के डांसर, ये दूसरी लाइन के डांसर, ये तीसरी, और एक लाइन ऐसी भी है जो सबसे पीछे खड़ी है, तो इसके लिए भी अलग, इन सब के लिए भी क्या होता था, अलग मेकअप करने वाला, जो पहली लाइन में है उनके लिए अलग मेकअप करने वाला, और जो हीरो हीरोइन है उनके लिए अलग मेकअप करने वाला। तो इस तरह से वहाँ पे क्या था, पदानुक्रम था। ओके, द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब जो भीड़ का काम करते थे, होता ना कि ये शूटिंग चल रही है, अब ये हीरो है, ये विलन है, ये हीरो इसकी पिटाई कर रहा है, तो इसको देखने के लिए लोग भी तो जमा होंगे। तो ये क्या है, भीड़। अब भीड़ का काम, इसको मैनेज करना, इसको संभालना किसका काम होता था, ऑफिस बॉय का। ऑफिस बॉय ये काम करता था कि इनको कैसे खड़ा करना है ना, कितनी भीड़ होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सब ये डिसाइड करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players। तो ये ऑफिस बॉय क्या करता था, जिस दिन भीड़ की शूटिंग थी, कि भाई आज शूटिंग में ऐसा सीन है जहाँ पे भीड़ दिखाई देगी, तो इसका काम क्या था, जांट का मतलब है बड़ी सी बाल्टी, बकेट लेता, है ना, वेसल बर्तन, उसके अंदर क्या करता था, कलर, पेंट, पेंट उसके अंदर घोलता, और जो भीड़ के जो ये लोग हैं इनके मुंह के ऊपर पोतने का काम इसका था।
Okay, the idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. मेकअप अप्लाई करने का काम कारण क्या था? फेस के ऊपर जो ये छेद है ना, इनको मेकअप कर करके एकदम स्मूथ बनाना, भरना, मतलब ये छेद पोर्स नहीं दिखने चाहिए, मतलब अच्छे से मेकअप करना. He was not exactly a boy. वो जो ऑफिस बॉय था वो सच में कोई लड़का नहीं था. ये तो नाम है उसका कि ऑफिस बॉय. कि आप कौन हो? मैं ऑफिस बॉय हूँ. तो सच में बॉय का मतलब तो क्या होता है? लड़का, लगभग 18-19 साल का, है ना? लेकिन ये तो नाम ऐसे बोलने का है. ही वॉज इन हिज अर्ली 40s. एक्चुअल में वो 35 से 40 के बीच का अधेड़ या फिर आदमी था. बॉय नहीं था. बॉय तो ऐसे उसका नाम था. वो तो आदमी था. 35 से लगभग 40 के पास पहुंच गया था वो, है ना? हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर. किस उम्मीद से वो स्टूडियो के अंदर घुसा था? काफी सालों पहले, जब वो लड़का था, हीरो बनने के लिए आया था. और टॉप स्क्रीन राइटर, और राइटर बनने आया था. डायरेक्टर बनने आया था. और लिरिक्स राइटर और गीतकार, जो गीत लिखते हैं फिल्मों में, वो बनने आया था. इन चारों में से वो कुछ भी नहीं बना. ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट. उसमें थोड़ी सी, वो थोड़ा सा क्या था? कवि था, है ना? लेकिन बन गया क्या? ऑफिस बॉय. इन दोज डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल. क्यूबिकल एक छोटी सी कोठरी. उन दिनों मैंने एक क्यूबिकल में काम किया. क्यूबिकल का मतलब एक कोठरी नुमा कोई भी जगह. टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज. दो साइड उनके क्या थी? खिड़कियां थी, फ्रेंच खिड़कियां थी. आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो. उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इन खिड़कियों को फ्रेंच खिड़कियां कहते हैं. फ्रेंच, फ्रांस से संबंधित, जैसे फ्रांस में होती है. Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. दिन भर काफी समय तक अखबार फाड़ते हुए मुझे बैठे देखकर ज्यादातर लोग सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता. It is likely that the boss thought likewise too. और इसका ये भी हो सकता है, संभावना थी इसकी कि मेरे बॉस भी शायद मेरे बारे में ऐसा ही सोचते. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो जो भी इसलिए जिसे भी ऐसा लगता कि मैं मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं खाली बैठा हूँ, वो मेरे कक्ष में आता और एक लंबा सा भाषण देता, है ना? The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. अब वो मेकअप विभाग का जो लड़का था, बॉय, कौन? ऑफिस बॉय. वो ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे ये जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से एक साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में, ऐसे डिपार्टमेंट में क्या हो रही है? बेकार हो रही है, जहां पर सिर्फ नाई है. बार्बर का मतलब होता है नाई, है ना? और परवर्ट्स का मतलब होता है कोई कुमार्गी, है ना? बेकार, कुमार्गी. वहां पर क्या हो रही है? उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है, वो एकदम बेकार हो रही थी. सोन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. और शीघ्र ही मैं प्रार्थना करता था कि भीड़ की शूटिंग हर समय चलती रहे, ताकि मेरे पास काम रहे कुछ करने के लिए. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. अन्यथा मैं उसके काव्य से नहीं बच सकता था. अब वो किस टैलेंट की बात कर रहा है? वो कवि है. अपनी कविता लिखने के टैलेंट की बात कर रहा है कि इन लोगों के बीच में कहाँ फंस गया हूँ मैं. मेरा जो ये टैलेंट है कवि वाला, है ना, वो वेस्ट हो रहा है. और राइटर क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, कहीं वो मेरे पास आके कविता ना सुना दे मेरे को. तो मैं चाहता हूँ कि ये भीड़ वाला काम, जो भीड़ की शूटिंग है, वो हमेशा चलती रहे, तो ये मेरा माथा नहीं खाए, मेरे पास आके मेरे को कविता सुनाएगा, बोर करेगा. ओके. इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट की हर अवस्था में, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टर टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू. अब ना, तो राइटर कहता है कि खुले तौर पर अथवा गुप्त रूप से क्रोध किसी एक व्यक्ति की ओर निर्देशित होता ही है, हमेशा, है ना? और मेकअप विभाग के इस आदमी को, यानी ऑफिस बॉय को, विश्वास था कि उसके जो सारे दुख है, वूज दुख, है ना, इग्नोमिनी मिनी का मतलब होता है अपयश, है ना? अपयश मतलब जैसे होता है ना, जस्ट नहीं मिलता, काम करते हैं तो भी जस्ट नहीं मिलता, है ना, कोई कदर नहीं करता, इज्जत नहीं है, वो वाला इग्नोमी. एंड नेग्लेक्ट, और जो उसको
उपेक्षा मिल रही थी, नेग्लेक्ट कर रहे थे, वो किसके कारण थे? सुबू के कारण थे। ये उसका मानना था, ये उसको इरिटेट करता था कि ये सुबू की वजह से मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है कि इतने टैलेंटेड बंदे को कोई पहचान नहीं रहा है। सुबू वॉज द नंबर ऑफ 2। अब सुबू नंबर 2 पे आता था जेमिनी स्टूडियो में, है ना। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। उसको, सुबू को इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं मिली थी फिल्मों में जितनी अपने ऑफिस बॉय को मिली थी, जिसका जिक्र पहले हुआ है, जो पोएट है, उसको मिली थी। उसकी, सुबू की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। ऑफिस बॉयज से ज़्यादा तो इस सुबू को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा, संघर्ष का समय उसने ज़्यादा देखा है। फॉर वैन ही बिगन हिज करियर, जब उसने अपने करियर की शुरुआत की। देर वर नो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। जब उसने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वहाँ पे कोई स्थापित स्थापित मतलब बहुत अच्छा चलने वाला फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी जो फिल्म को प्रोड्यूस करे। ऐसी कोई कंपनी ज़्यादा स्थापित नहीं थी। आजकल तो बहुत हो गई है लेकिन पहले नहीं थी, है ना। जो उसको लेके मूवी बनाए या उसको काम दे, इतना कुछ अच्छा था नहीं पहले। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, शिक्षा के मामले में भी, खासकर औपचारिक शिक्षा के मामले यानी स्कूलिंग वगैरह, सुबु couldn't have had an appreciable lead over our boy। हमारे इस लड़के, कौन सा लड़का? ऑफिस बॉय। हमारा लड़का कौन सा है? हमारा लड़का है ऑफिस बॉय। ठीक है, तो हमारे ऑफिस बॉय से ज़्यादा ये सुबु पढ़ा लिखा नहीं था। डिग्रियां इसके पास ज़्यादा थी, पढ़ा लिखा भी ये ज़्यादा है, शिक्षा इसको ज़्यादा मिली है, सुबु के पास नहीं है। इसके मामले में भी सुबु कमज़ोर है ना। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार में पैदा होने का जो गुण था वो किस में था? वो सुबु में था, इसके पास नहीं था। यहाँ पर ये मार खा जाता है। जो प्लस पॉइंट है सुबु का क्या है? वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। इंडीड वर्च्यू, वास्तव में ये गुण है। ब्राह्मण परिवार में पैदा होना क्या है? एक गुण है। इंडीड, वास्तव में। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन एंड पीपल। उसने अधिक समृद्धिपूर्ण हालत तथा लोग देखे होंगे ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण। He had the ability to look cheerful at all times even after having had a hand in a flop film। फ्लॉप फिल्म होने के बावजूद, है ना, असफल फिल्म में भाग लेने के बावजूद भी उसने हर समय खुश दिखाई देने की क्षमता थी। He always had work for somebody। उसके पास हर समय दूसरों के लिए काम होता था। He could never do things on his own। वो खुद अपने कार्य नहीं कर पाता था। But his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely and turn his entire creativity to his principles advantage। अब वो स्वयं कुछ काम नहीं कर पाता था, अपना काम हमेशा दूसरों से करवाता था, किंतु उसकी वफादारी, लॉयल्टी, वफादारी, उसकी जो वफादारी थी उसका तादात्म्य पूरी तरह से अपने संस्था प्रधान फिल्म निर्माता से करवा दिया था। और उसकी संपूर्ण रचनाशीलता, है ना, तो उसकी जो संपूर्ण रचनाशीलता थी, है ना, रचनाशील मतलब उसका जो टैलेंट था वो किस में यूज लेता था? वो अपने इस मास्टर की, अपने बॉस की हेल्प करने के लिए यूज में लेता था। और उसके बदले में उसका बॉस उसका बहुत रखता था, ध्यान रखता था, या फिर वो अपने बॉस का फेवरेट था, है ना। He was tailor-made for films। Here was a man who could be inspired when commanded। वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। वह एक ऐसा आदमी था जब आदेश दिया जाता था तब प्रेरित किया जा सकता था। मतलब जैसे उसको कमांड दिया जाए वो काम कर लेता था। कोई भी काम दे दो उसको, वो हमेशा उसके लिए तत्पर रहता था, तैयार रहता था। और जैसे ही कमांड आया, ऑर्डर आया, काम डन हो गया। The rat fights the tigress underwater and kills her, but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring। अब डायरेक्टर को जब भी प्रॉब्लम होती थी किसी सीन को फिल्माना है ना, किसी सीन, ऐसा कोई सीन है जो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे फिल्माया जाए, इसकी शूटिंग कैसे की जाए। जैसे एक बार वो लेके आया एक समस्या क्या थी? चूहा पानी में बाघिन से लड़ता है, चूहा लड़ता है टाइग्रस से,
चूहा कभी टाइगर से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता ना, तो इसका फिल्मांकन कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसका आइडिया किसके पास है? सुब्बू के पास है कि कैसे हम फिल्म में दिखाएंगे कि एक चूहा लड़ रहा है बाघिन से, शेर से लड़ रहा है। अब शावकों को उसको मार देता है, टाइगर को। सीन ये है कि चूहा टाइग्रेस से लड़ेगा, टाइग्रेस को मार देगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उसके ऊपर चूहों को दया आ जाती है ना। वो प्यार से उनकी देखभाल करता है। अब राइटर वो बोलता है, डायरेक्टर बोलता है, मैं नहीं जानता इस फिल्म का दृश्य फिल्मांकन कैसे किया जाए, इस दृश्य को अपन कैसे फिल्माएं। निर्माता कहता था, और सुब्बू चूहे के शिकार बाघिन का, है ना, चूहे के द्वारा बाघिन का शिकार और बच्चों के ऊपर दया, प्यार उड़ेलने के 4 तरीके बता देता कि सर ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अपन इसे ऐसे शूट, है ना, फिल्म का शूट, सीन का शूट कर सकते हैं, है ना। और निर्माता कहता, गुड, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। तो जब निर्माता उसको बोलता है ये तो अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम कर पाएगा, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। तो अगर वो आइडिया डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता, तो सुब्बू के पास एक ही मिनट में 14 और तरीके हैं, 14 और तरीके वो बोल देता कि ठीक है सर, आपको ये नहीं पसंद तो ये लो, ये ऐसे 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 करके अपन इसको फिल्मा सकते हैं। फिल्म मेकिंग must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years. सुब्बू जैसे आदमी के आसपास होने पर फिल्म बनाना बहुत आसान रहा होगा, और ऐसा था भी। और यदि कोई आदमी कभी ऐसा था जिसने जेमिनी स्टूडियो को इसके स्वर्णिम वर्षों में, यानी बहुत जब अच्छा चल रहा था, दिशा और परिभाषा दी, तो वो कौन था? वो सुब्बू था। इट वॉज सुब्बू जिसने उसको नई दिशा दी, है ना, नई डेफिनेशन दी, परिभाषा दी, मतलब उसको जेमिनी स्टूडियो को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसमें उसकी हेल्प किसने की थी? सुब्बू ने की थी। सुब्बू जैसा आदमी था। सुब्बू had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms. अब यहाँ पे सुब्बू भी क्या था? पोइट था। एक कवि के रूप में सुब्बू की डिफरेंट सेपरेट आइडेंटिटी थी। वो जो, है ना, ऑफिस बॉय के का जूनियर और वो काम तो वो करता ही था, इसके अलावा वो क्या था? वो बहुत अच्छा पोइट था, और उसकी पहचान किससे होती थी? कवि महाराज, कवि के रूप में होती थी, है ना। तो कवि के रूप में अलग पहचान थी। यह निश्चय ही ज्यादा जटिल और उच्च रचनाएं लिख सकता था, तथापि वह जानबूझकर ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। लेकिन जानबूझकर उसने अपने काव्य को किसको संबोधित किया? मासेस का मतलब होता है जन सामान्य लोग, उनको संबोधित किया जानबूझकर। वो और भी अच्छा काम कर सकता था इसके बारे में, लेकिन उसने जानबूझकर डिफिकल्ट रास्ता चुना। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. उसकी जो फिल्मों में उसकी जो सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को ढक लिया था। मतलब उसकी फिल्मों में उसको अगर सफलता मिल गई तो उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स थी, जो साहित्यिक उसकी उपलब्धियां थी, वो ढक गई थी। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और उसके आलोचकों को ऐसा लगता था। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, उसकी एक रचना का नाम है स्टोरी पोइम्स, इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, एंड ऑल्सो रोट अ स्पॉलिंग नॉवल थिलाना मोहनाम्बल विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स। उसने क्या, मतलब उसने जो लोक कहानियां होती है ना, मतलब कहीं की, किसी स्थान, किसी जगह की पर्टिकुलर, तो ऐसी लोक टेक पर आधारित उसने लोक भाषा में कई सचमुच मौलिक, मतलब ओरिजिनल, उसकी कहीं से कॉपी नहीं की थी, है ना, मौलिक रचनाएं की थी। और उसका व्यवस्थित उपन्यास था, उसका नाम था थिलाना मोहनाम्बल, लिखा, है ना, जिसने एक डजन जो कैरेक्टर थे उसके अंदर लगभग 12 चरित्रों को उसने बहुत चतुराई से उकेरा था। उकेरा था मतलब उसने एक्ट, कैरेक्टर का मतलब है बहुत अच्छे से 12 कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा मतलब चित्रित किया था उसके अंदर, है ना। उसने कोई एक दो कैरेक्टर नहीं था कि एक राजा होता है, एक रानी होती है और ये एक दुश्मन होता है, वैसे नहीं, 12 कैरेक्टर का एक उसने बहुत अच्छा लिखा था, है ना, राइटिंग उसकी। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवीदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की जो देवदासियों की मन स्थिति थी, है ना, जो उनका मेंटल स्टेटस था देवदासी का, वो उन हाव भावों का वर्णन उसने बहुत ही सफलतापूर्वक किया था। मतलब बहुत अच्छी रचनाएं लिखी थी उन्होंने उस पर। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत ही कमाल का एक्टर था वो,
है ना। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, उसने लीड रोल मुख्य भूमिका निभाने का कभी इच्छा जाहिर नहीं की। बट वट एवर सब्सिडायरी रोल he played in any of the film he performed better than the supposed main players। उसने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को हीरो बनना है, हीरो का रोल चाहिए, लेकिन जो भी रोल उसने उस फिल्म में किया वो रोल इतना अच्छा था कि उसके सामने जो मेन रोल करने वाले हीरो हीरोइन होते थे वो भी फीके पड़ जाते थे। He had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relation and acquaintances। जो भी उसके घर पे मतलब आते थे, है ना, उसके घर पे बहुत सारे गेस्ट और पहचान वाले एक्वेंटेंसेस, पहचान वाले परिचित आते रहते थे। तो हर मिलने वाले के प्रति उसमें सच्चा प्यार था, है ना, दिखावा नहीं करता था। होता है ना कभी-कभी हमारे घर पे बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो अपन सोचते हैं अरे यार कहाँ आ गया ये है ना। तो उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, उसका दिल एकदम साफ था। उसका घर पास और दूर के रिश्तेदारों और परिचितों का क्या था, स्थायी निवास था। मतलब लोग वहाँ पे आते रहते थे, मतलब महीनों महीनों वहाँ पे पड़े रहते थे, रहते थे, लेकिन उसने कभी भी उसकी शिकायत नहीं की। It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them। वह इतने लोगों को भोजन करा रहा था और मदद कर रहा था, इस बात के प्रति जागरूक होना, मतलब इसके बारे में सोचना भी सुब्बू के स्वभाव के विपरीत था। उसने कभी सोचा भी नहीं कि वो कितने फोगटियों को खाना खिला रहा है ना। फोगटिया बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में, जो फोगट का खाते हैं मतलब आ जाते हैं और काफी दिनों तक जाते ही नहीं है, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, है ना, फालतू में। तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं लोगों को क्यों फालतू में खाना खिला रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, है ना, भाई बड़ी सिटी में तो खर्चा होता ही है। सच अ चैरिटेबल एंड improvident man and yet he had enemies। मतलब इतना अच्छा आदमी जो किसी की भी सेवा भाव में लगा रहता था, अपना पूरा घर दे दिया रहने के लिए, वो किसी को भी दे देता था, है ना, उनको खाना खिलाता था, उनका खर्चा उठाता था, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी के भी दुश्मन हो सकते हैं। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। तो उसकी दुश्मनी किस लिए थी, लोग उसको क्यों दुश्मन समझते थे, कि इसलिए कि बॉस के बहुत क्लोज है वो, है ना। बॉस का जो क्लोज होता है बाकी के सब उसको नफरत करते ही हैं, तो वो बॉस का क्लोज है इसलिए। और वॉज इट हैज जनरल डेमोनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स ना। साइकोफेंट्स का मतलब होता है चापलूस। जनरल डेमोनर सामान्य व्यवहार, डेमोनर का मतलब होता है व्यवहार। तो या फिर ये उसका सामान्य व्यवहार था जो लोगों को लगता था चापलूसी के जैसा, जबकि वो चापलूस नहीं था, ये तो उसका सामान्य व्यवहार है। वो तो सामान्य व्यवहार कर रहा है लेकिन लोगों को लग रहा है कि चापलूसी कर रहा है, तो इसलिए क्या लोग उसके दुश्मन बन गए थे। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और उसकी तत्परता जो है ना, किसकी, अच्छा बोलने की, अच्छा बोलने की जो तत्परता थी, तो लोगों को लगता है ये तो हमेशा चापलूसी करता रहता है, अच्छा अच्छा बोलता रहता है। किसी के बारे में पूछे, हाँ वो तो बहुत अच्छा, वो तो कमाल है, वो तो महान है, उनके जैसा तो कोई होगा ही नहीं। तो ये तो उसकी आदत थी कि वो लोगों के बारे में अच्छा बोलता था, और लोगों को क्या लगता था, चापलूसी, साइकोपेंट्स। इन एनी केस हर मामले वो अच्छा ही बोलता था। देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू। अब मेकअप डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति था जो सुबू के लिए भी बुरा और भयानक चीजों की कामना करता था। ओके, और कौन था वो आदमी, ऑफिस बॉय, जिसकी सबसे पहले जिक्र हुआ था सुबू से पहले। ऑफिस बॉय, वो उससे चिढ़ता था, है ना, उसको इससे थोड़ी सी जेलसी थी, नफरत थी। क्यों, क्योंकि बॉस के करीब था ना, बॉस इससे प्यार करते थे, तो वो जो ऑफिस बॉय था नंबर 1 वाला, वो इससे चिढ़ता था। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance rolls, he was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets। सुब्बू हमेशा बॉस के साथ दिखाई देता था, किंतु उपस्थिति पत्रक, अटेंडेंस रोल का मतलब होता है वो रजिस्टर जिसमें हाजिरी लगती है ना, साइन करते हैं, या फिर बच्चों के, आप लोगों की जिसकी हाजिरी लगती है, रोल नंबर 1 2 3 4, वो है अटेंडेंस रोल्स। रोल्स का मतलब रजिस्टर या शीट जो भी है ना। तो वहां पर उसको कहाँ पर शामिल किया जाता था, कथा विभाग में शामिल किया जाता था। हालांकि वो था ऑफिस बॉय, लेकिन उसको स्टोरी राइटर, जो जहाँ पे स्टोरी राइटर के नाम लिखे होते हैं उनके साथ उनका नाम, उसकी हाजिरी लगती थी, जिसमें एक वकील और लेखकों और कवियों का पूरा एक ग्रुप शामिल था। उस ग्रुप के अंदर उसका नाम आता था ना। वकीलों को आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था, परंतु हर कोई उसे इसके विपरीत बताता, है ना। वकीलों को क्या बोलते, कानूनी सलाहकार है, लेकिन एक्चुअल में वो थे नहीं,
हर कोई बोलता था कि ये तो इनका तो काम है ही नहीं कानूनी सलाह देना, ये तो देते ही नहीं है। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट। सब लोग कहते थे कि ये तो इसके विपरीत है बिल्कुल भी। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल, एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री जो बहुत अधिक तुनक मिजाज भी थी। मतलब तुनक मिजाज का, टेम्परमेंटल का मतलब होता है छोटी सी बात पे चिढ़ जाना, चिल्लाना, चीखना, है ना, गुस्सा करने वाला, टेम्परमेंटल। वंस ब्लो ओवर उफन पड़ी, उफन गई, है ना, छोटी सी बात पे तप गई उसकी। ऑन द सेट्स, सेट के ऊपर उफन पड़ी, चिल्ला पड़ी, गुस्सा हो गई। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, सब लोग हैरत भरे देखने सन्न खड़े हो गए, मतलब सन्न हो गए, स्टन्ड सन। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो उस लॉयर ने क्या किया, अपना जो जैसे कोई भी उसके पास साउंड रिकॉर्डर था ना, वो चालू कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज फॉर ब्रेथ, जैसे ही एक्ट्रेस ने पॉज मारा, पॉज मतलब रुकी, किसके लिए, सांस लेने के लिए। द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने बोला, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट कृपया करके, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, रिकॉर्डिंग जो कर रखी थी उसको चालू किया उसने, कि 1 मिनट मैडम जरा सुनो आपने क्या बोला है अभी। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. वहाँ पर ना ध्वनि यंत्र में उसने उसकी आवाज सुनी, है ना, लेकिन फिल्म निर्माता के बारे में अभिनेत्री ने क्रोधपूर्ण भाषण में कुछ भी अकथनीय रूप से कुछ बुरा या दोषी दिखने वाला कुछ नहीं कहा था। लेकिन जैसे उसने आवाज सुनी वो एकदम सन्न रह गई, आवक रह गई। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस यंत्र के द्वारा जब उसने अपनी खुद की आवाज सुनी, जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बोल रही थी, शी वॉज स्ट्रक, तो वो आवक रह गई, डम मतलब वो एकदम सरप्राइज हो गई, शॉक, ओ गॉड ये मैं बोल रही हूँ, सन्न रह गई, है ना। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, देहात, ग्रामीण एरिया से आने वाली एक लड़की, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. देहात से आने वाली एक लड़की जो संसार के अनुभवों के उन सभी स्टेजेस से नहीं गुजरी थी, सारे स्टेजेस उसने पार नहीं किए थे, लकीली किस्मत वाली थी वो कि उसने बुरे दिन नहीं देखे इस एरिया में, है ना, जो आमतौर पर महत्व और नजाकत का वहाँ स्थान पाने से पहले होती हैं, वो सारे एक्सपीरियंस उसने नहीं किए। तो जो जनरली ऐसी जगह पर, जिस पोजीशन पर वो है, वहाँ पर पहुँचने के लिए जितनी मेहनत और स्ट्रगल चाहिए होता है, उसने वो दिन सब देखे नहीं है, है ना, बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच गई वो, उसकी किस्मत अच्छी थी, है ना। तो उसने वो सब कुछ देखे नहीं, जहाँ पे वहाँ पे आने के लिए देखने होते हैं, तो किस्मत ने उसको बहुत ही अच्छी जगह पे, यानी वहाँ पे पहुँचा दिया था, है ना, उसके अच्छे व्यवहार के कारण। लेकिन अब जब वो बन गई है, अच्छी पोजीशन पे आ गई है, तब उसका व्यवहार, जब उसने उसमें सुना कि अरे ये मैं हूँ, है ना, तो अब जो उसका व्यवहार है वो पहले जैसा नहीं रहा। शी नेवर क्वाइट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, तो उस दिन जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी तो उस आतंक से वो बाहर नहीं निकल पाई कि अरे मैं ऐसी हो गई। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, और वो उसके जो शानदार जो एक्टिंग करियर था उसका अंत था। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो जिस लीगल एडवाइजर ने उसकी साउंड रिकॉर्ड की थी ना, वो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, कथा डिपार्टमेंट जो था ना उसका एक मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, और ये सब किस कारण हुआ, इस लीगल एडवाइजर के कारण। जो ऊपर बोला ना कि लोग कहते हैं कि ये लीगल एडवाइजर है, तो ये लीगल एडवाइजर का काम नहीं करते हैं, ये कानूनी सलाह का काम नहीं करते, ये ऐसे काम करते हैं। इसलिए उसने ये एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने, लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो नाम से तो ये लीगल एडवाइजर है लेकिन इनके काम कुछ और है, तो काम क्या है, जैसे इस लीगल एडवाइजर ने किया, उस हीरोइन का करियर बर्बाद कर दिया, है ना। तो उस दिन जिसने डर का अनुभव किया, फिर वो वहां से कभी भी उबर नहीं पाए। तो एक संक्षिप्त और अच्छे अभिनय करियर का अंत था। जो कानूनी सलाहकार ने, जो कथा विभाग का सदस्य था, अनविटिंगली, मूर्खतापूर्ण तरीके से उसका दुखद अंत कर दिया था। While every other member of the department wore a kind of uniform, डिपार्टमेंट के दूसरे लोग क्या पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे, खादी धोती with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. The legal advice wore pants and a tie. सब लोग क्या पहनते थे,
खादी की धोती पहनते थे, है ना, और बहुत ही थोड़ा सा ओवर साइज, जो साइज में बड़ा होता है ना, थोड़ा जोकर जैसा दिखने वाला ऐसा सिला हुआ व्हाइट खादी का शर्ट पहनता था। ये उनकी यूनिफॉर्म थी, किसकी, जो उस डिपार्टमेंट में कर्मचारी थे उन सब की। लेकिन ये जो लीगल एडवाइजर है वो भी तो उसी डिपार्टमेंट का था, लेकिन वो ये सब नहीं पहनता था। वो क्या पहनता था, पैंट, टाई और समटाइम्स अ कोट। कभी पैंट टाई तो पहनता ही था और कभी कभी कोट भी पहनता था। ही दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल। वो कैसा लगता है ना, जो कवच जैसा लगता था, बिल्कुल ऐसा जैसे उसने पूरा अपने आप को कवच पहना रखा है। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस। ज्यादातर वो अकेला दिखता था और असहाय दिखता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। वो कैसा लगता था, स्वप्न दृष्टाओं की भीड़ में निरस तर्क वाला। अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधी एंड खादिड्स। जो गांधीवादी और खादीवादी उन दलों के, उन लोगों के दल में एक निरस तर्क देने वाला और निरपेक्ष आदमी देते हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब निरपेक्ष। वो सब गांधीवादी थे, खादीवादी थे। वो पहनता था पैंट और कोट, निरपेक्ष, है ना, न्यूट्रल था, उदासीन। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस। उन सभी के जैसे जो बॉस के क्लोज थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड थॉट अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक्स वर यूज्ड ऑन इट। ओके, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। उसने भी एक फिल्म बनाने की अनुमति, बॉस के जो करीबी लोग थे उनके जैसे उसको भी अनुमति दी गई। और बहुत सारा कच्चा माल और पैनकेक्स, मतलब जो भी उसके लिए चाहिए होता था, हेल्प चाहिए होती सामग्री की, वो और जो पैनकेक्स जो मेकअप का सामान है उसने यूज में लिया। लेकिन फिल्म अच्छी नहीं चली, मतलब चली नहीं, फिल्म फ्लॉप हो गई। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। और बॉस ने क्या किया, एक दिन स्टोरी डिपार्टमेंट, कथा विभाग बंद कर दिया। दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। और पूरे मानव इतिहास में एकमात्र एग्जाम्पल है जहां पर एक वकील की नौकरी इसलिए छूट गई क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया। तो कवि जाएंगे घर, जब ये डिपार्टमेंट बंद हो गया तो फिर वो लॉयर वहां पे क्या करेगा, तो उसका भी क्या हो गया, करियर खत्म हो गया। ओके ओके, तो आज अपन इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ, है ना। काफी बड़ा हो गया वीडियो। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो के, ये वाले, और इसको कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन सिग्नल। ये बोर्ड के पेपर में आपको दिखेंगे, सीबीएसई और आरबीसी दोनों में। डोंट फॉरगेट टू लर्न, डोंट फॉरगेट टू मेमोराइज दीज क्वेश्चंस। ओके, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार याद करके देखना, पेपर में छपेंगे ये वाले। और है ऊपर, ओके, हियर आर, ये रे 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करना, याद कर लेना। जो हमने अभी एक इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसके अंदर ये सारे आंसर है, हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर देना, इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, आएंगे। ओके, चलो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।